और नाज़रीन इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर आईन व कानून एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए। एतजाज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी नोट से कि ये जो आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई है इस पर ओवरऑल आपकी राय क्या है? 3 प्रोविजंस जो ये कंटेन करता है, मैं रील क्विक ज़रा बताती चलूँ। एक तो चीफ जस्टिस साहब की जो अपॉइंटमेंट है, चीफ जस्टिस की जो सिलेक्शन है वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से होगी। सिलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी विद गवर्नमेंट मेजॉरिटी। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा विद इन सुप्रीम कोर्ट, और साथ साथ जो एवैल्यूएशन, जो परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन है उसके भी हवाले से कहा जा रहा है उसमें भी गवर्नमेंट का से होगा। सो आपकी राय क्या है एजाज साहब, ये गवर्नमेंट का हर चीज में रोल जो है वो ये ऐसे ही होना चाहिए? नहीं, ऐसे तो नहीं होता, ना होना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव का रोल ज़्यादा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि जो पहले ड्राफ्ट जिस पे बड़ा सीरियस काम हो रहा था वो बड़ा डेंजरस था, और कुछ बातें हमारी जो वकला की दीरीना हमारे थे मुतालबात वो इसमें तस्लीम कर लिए गए। मिसाल के तौर पे ये हम कहते थे कि ये सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन जो है ये अकेला एक ही चीफ जस्टिस अपनी स्वाबदीद पे ना उठाए कि कौन सा कर सकता है, और एक स्वाबदीद ये चीफ जस्टिस ही को नहीं होनी चाहिए कि वो अलोन अकेला फैसला कर सकता है कि किसको नॉमिनेट करना है, एलिवेट करना है टू अ जज, हाई कोर्ट के जज के लिए। तो ये और सुप्रीम कोर्ट की जजेस के लिए नॉमिनेट वो करेंगे, पेश वो करेंगे, और बाकी फैसला होगा, और कोई नॉमिनेट नहीं कर सकता। अब नॉमिनेशन सब मेंबर्स को इख्तियार दे दिया गया है, और एक कमेटी का कॉन्सेप्ट तो पहले था। इस कमेटी में ज़रा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मैं समझता हूँ हो गई है ऑफ नॉन जुडिशल एक्टर्स, और उनकी उस पर ज़रा मुश्किल पड़ती रहेगी, और उसकी तनसीख की कोशिशें और जद्दोजहद करते रहेंगे जिनमें वकला सर फहरिस्त होंगे। पर इसमें ये कुछ ऐसी बातें हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया जो हमारी मानी गई, और पुराने जो बिल, पहला जो बिल था उसमें जो 2-3 बड़ी ही गलत और गैर आइनी किस्म की उनके दर्जात थे वो उनसे पाक हुए। एक तो फ़ौजी कवानीन को वो एक अलहदा ही सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी सी और इम्प्यूनिटी दे रहे थे, वो नहीं हुआ। दूसरा, जजेस के ट्रांसफ़र करने के प्रोविंस से आप एक से तंग आए हैं तो उस जज को ट्रांसफ़र कर दें तो किसी दूसरे प्रोविंस में, और लेस अट्रैक्टिव बेंच पे जाके बिठा दें उसको। तो ये चीज़ें वो निकल गई हैं। तो जो इस पे काम और इस पे ये चीज़ें निकली हैं, और ऐसी चीज़ें जो हमारे मुतालबात में थी वो रखी गई हैं, वो उन पे तो मैंने उनको तहसीन दी है मौलाना फजल रहमान को और चेयरमैन बिलावल को, क्योंकि ये दो ज़्यादा मुतहर्रिक लगते थे। और बीच में एक आदम नज़ीर तारर लॉ मिनिस्टर के बारे में भी मैंने कहा है कि उसने ये एक अच्छा काम किया है। सो ओवरऑल आपको लग रहा है कि ये एक दुरुस्त सिमत की तरफ मामलात को लेके जाएगा? ज़रा इसमें पार्लियामेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर दिया, और पार्लियामेंट का रोल, हमारा रोल जो होता है पार्लियामेंटेरियन, वो ज़रा चलता ही मिजाज चलता ही सिफारिश पे है। मिट्टी पाओ, जो शुजात हुसैन साहब की मशहूर कहावत है, मिट्टी पाओ, तो वो अदालत में ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालत में मिट्टी पाओ का असूल नहीं होता। हमारा एटीट्यूड होता है कि रिकनसाइल करा दो, गले मिला दो। अदालत का होता है कि जो गलत है उसको गलत करो और जो सही है, अनलेस मियाँ बीवी का मामला हो। तो वो अदालत के एटीट्यूड इस तरह होते हैं। इसमें एटीट्यूडनली मैं इसको इतना मौजू नहीं समझता कि जो ये पार्लियामेंटेरियंस ही चीफ जस्टिस को चूज़ करेंगे। ये इसमें बड़ी देखें, ये आज हम बना रहे हैं ये कानून, कल ये कानून हमारे सर पे फटेगा 100%। जो हम कानून बनाते हैं दूसरे के लिए वो खुद ही करना पड़ रहा है।
जहर घोला था जो किसी के लिए एतजाज़ आप ही को पीना है, वो हमें ही पीना पड़ेगा। तो बहरहाल इसमें बहुत जहर जो था ओरिजिनल ड्राफ्ट में वो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से और चेयरमैन बिलावल की मेहनत से और पीटीआई के दोस्तों की काविशों और भाग दौड़ और उनकी हाव हाप ने उसमें बहुत निकाला है। पर ये उनका स्टैंड पीटीआई का मेरा ख्याल है बिल्कुल सियासी तौर पे जायज़ था कि जब तक उनके चेयरमैन से उनको कम अज़ कम, अगर जेल में भी है, चेयरमैन है, पॉलिटिकल पार्टी है, मौका देना चाहिए था। कंसल्टेशन का मौका दिए बगैर उनको कह रहे हैं कि आप वोट डालें और उनके बंदे भी उठाए हुए हैं, उनके वोट भी तोड़े हुए हैं। इस लिहाज से इसी हवाले से मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि इस पे वैलिडिटी फिर अमेंडमेंट की क्या रह जाती है, जहां पर इतनी तकारीर हुई जिसमें बताया गया बड़े अगवा थे, बड़े जो है उनको डराया धमकाया गया था, उनको कल जिस तरह से पेश किया गया, और जो नजर आ रहा है कि इस अमेंडमेंट की मंजूरी की तरफ वो 5 मुनर्रिफ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 2 जो बीएनपी के सेनेटर्स थे जिनको व्हील चेयर पे आपने भी देखा होगा गुज़िश्ता रोज़ के वो मनाजिर किस तरह से उनको सेनेट में लेकर आया गया। उनकी एक आपदीदा जिस तरह से नसीमा एहसान साहिबा वो कल किस तरह से उनको पेश किया गया। सो ये ऐसे सूरत हाल में वोट प्रोक्योर की करना वो वाकई में अमेंडमेंट वैलिड फिर भी कंसिडर किया जाएगा? जहाँ तक ताल्लुक़ है ना कि व्हील चेयर पे आना और वोट डालना या बाहर मुल्क में है आप और आपको पार्टी बुला ले कि ये बड़ा क्रूशल वोट है वापस आ जाओ, ये तो अमूमन होता है, ये तो होता ही है। वो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत हो, बीबी शहीद की हुकूमत हो, जरदारी साहब की हो, ये सब में ये रवायत है कि भाई अब इस वक्त ज़रूरत है वोट की, आओ। बट सर पार्टी है मेंगल साहब तो कहते हुए सुनाई दिए, वो बारहा कहते रहे कि उन पर दबाव है किस तरह, वो तो इस्तीफा देने के भी हवाले से तमाम नहीं, बेशक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पार्टी को, अपने पार्टी को बुला लेना, पार्टी मैन को बुला लेना, तो ये तो कोई अजूबा बात नहीं है। अब वो व्हील चेयर पे भी आ रहे हैं तो आ रहे हैं, लेकिन ये दूसरी पार्टी के लोगों को लेके आना इस तरह वो ज़रूर ज़्यादती है। और ये जो इलेक्शन 2000 ये हुआ है 8 फरवरी 2024 को, ये भी इसीलिए मुतनाज़ा इतना हो गया ना कि लोगों को आप रिटर्निंग अफसर के कमरे से कैंडिडेट्स या उनके प्रपोजर सेकेंडर्स को उठा के ले जाते रहे और इतनी लोगों को इन्होंने एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस में किया है। और उनके वो जो कहते थे सॉफ्टवेयर बदल के, जो ख्वाजा आसिफ साहब की इस्तिलाह है कि इनका सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया, वो सॉफ्टवेयर तब्दील करके 2 महीने 3 महीने रख के और पूरा प्रेशर डाल के हर एक को ख़तरे में डाल के उनकी सारी फैमिली को और फिर छोड़ना, ये तो हुआ है 2024 की इलेक्शन में। और अगर इसमें भी ये हुआ है, और मंगल को बड़ा मोहतरम आदमी है, मोतबर है, उस पर गवर्नमेंट को बिल्कुल इंक्वायर करना चाहिए और उसमें टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए कि किसने किया। मैं आपको बताऊं इस केस में हम बड़ी खुशी मना रहे हैं और मैं मतलब है मुबारकें आ रही हैं जा रही हैं कि जी हमने ये 26वीं तरमीम पास कर ली और बड़ी इस पे हमें अब ये जो 26वीं तरमीम की जो नोकदार बातें हैं ना वो हम पे आके लगेंगी। हम जिसको भी चीफ जस्टिस बना दें, मैं आपको बताऊं कि अपने अपॉइंटी, हमारे यहाँ तो इतनी रीत रही है कि अपने अपॉइंटी ने, जिसको मैंने अपॉइंट किया है, जिसको मैंने एलिवेट किया है, उसी ने मेरा गला दबाया। अयूब खान ने जनरल मिर्ज़ा का, सिकंदर मिर्ज़ा का, याया खान ने अयूब खान का, फिर ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, फिर हमारे मुखालिफ भी थी, हमारे तो बहुत मुखालिफ थे, जनरल असलम बेग साहब पहले दिन से ही, बीबी शहीद की पहली हुकूमत में, लेकिन नवाज़ शरीफ ने
लगाया परवेज़ मुशर्रफ को, फिर आपने देखें बीबी ने लगाया उसको सज्जाद अली शाह को जस्टिस, चीफ जस्टिस, और फ़ारूक लगारी को प्रेसिडेंट। उन्होंने सब ने बगावत की, और बगावत क्या की, साजिश की उसके बीबी के ख़िलाफ़। और नवाज शरीफ ने फिर आके लगाया बाजवा साहब को। बाजवा साहब ने उसको फिसलाई दिया, ऐसा फिसलन पे डाला कि वो अभी तक बेचारा ज़रा नरूस सा है। तो ये इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, एजाज साहब फिर इस मुल्क कोई में फ़ायदा नहीं होगा किसी को मंसूर अली शाह को पीछे छोड़ने का, या अफरीदी को फ़ायदा होगा पहले आ जाने का। या इज़ ए जेंटलमैन, ये दोनों ये। और मंसूर हैज़ बीन टू माई कॉलेज इन डाउनिंग। मैं आपको इतनी ज़्यादा विगरस वकालत नहीं कर रहा, सो मैं कोई उनसे वोट नहीं। मैं तो जिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की के अदालत में कभी पेश ही नहीं था, हुआ 5 साल। और मोस्ट इंटरेस्टिंग केसेस वेंट टू हिम, पर मैंने फैसला किया था इसकी अदालत में फेस। मुझे कोई वो हिर से करम है ना फ़िक्र खमियाजा। मुझे तो ये है, मैं बात जो करता हूँ इसी तरह करता हूँ। एजाज साहब, ये कितनी एक कोई इस मुल्क के लिए एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी कि जहाँ पर हुकूमत जिन केसेस में पार्टी खुद होगी वो ही डिसाइड करेगी कौन से जजेस होंगे, कौन सा बेंच होगा जो सुनेगा, और अपने मनपसंद जजेस का जो तासुर है, लाइक माइंडेड जज। इससे आप नहीं समझते कि फिर तो हमें अगला सिनेरियो यही नज़र आ रहा है कि जहाँ पर जजेस जो है वो हुकूमत की खुशामद करने की तरफ जो है बस सिर्फ फोकस रहेंगे, बजाय इसके कि अपनी ड्यूटी जो है वो डिस्पेंस करें? मेरी बात याद रखें, अगर ऐसा हुआ और इस पे अमल दरामद हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी तो अब MNA सेनेटर्स डाल के, अटर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल वगैरह ये सब डाल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट पार्टीजन्स हो गए हैं। तो इससे इन्होंने अगर एहतियात से इस पे काम ना किया और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हुआ मामला सारा, तो ये ख़त्म हो जाएगी आईनी तरमीम। ये कोई देर पा नहीं रहेगी फिर, वो पता नहीं पार्लियामेंट भी रहे कि ना रहे। We have to honestly apply the laws. Laws having been made, बीच में बड़ी इन्होंने वीडिंग कर दी की है। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था जिसमें फ़ौज का एक स्पेशल स्टेटस अबव द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और जिसमें जजेस को अपनी मर्ज़ी से चाहो तो ट्रांसफ़र कर लो। और इस वक्त भी जो एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है टू चूज़ द चीफ जस्टिस, ये भी ज़रा तजावज़ मुझे लगता है, ये भी महसूस होता है कि ज़रा तजावज़ है। बट एजाज साहब, इसके तनाजुर में आपको कोई वकला तहरीक नज़र आ रही है शुरू होती हुई इस मुल्क में? आपने तो 2007 की वकला तहरीक को बाकायदा तौर पे लीड किया था। एक गम गुस्सा हमें जो कन्वेंशन, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई जजेस जो कि जिन मातूब हुए, जिनके से खिलाफ सामने बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रही हुई नज़र आया, तो ये वकला निकलेंगे फिर। अगर लेकिन जज भी खड़ा हो ना, मैंने आपको इतनी मिसालें दी हैं कि वो नहीं हुए। यहाँ ये प्रॉब्लम आएगी कि अब आपने सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो फैसले उसने करने जिन केसेस पे, उसमें 17 जजेस बैठे हैं, किसी में 11 बैठे हैं, किसी में 13 बैठे हैं, किसी में 15 बैठे हैं, किसी में 18 जज बैठे हुए हैं। वो जितने जजेस उनको ये किस तरह जो प्रैक्टिस है कोर्ट की, वो तो नहीं है कि वो एक लार्जर बेंच कैन रिवर्स द judgment of a smaller bench can reverse the judgment of, set aside the judgment of a larger bench. ये अमूमन हमारे जूरिस्प्रूडेंस में तो नहीं है इसकी इजाज़त दी जाती कि 5 मेंबर का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये 17 मेंबर की जजमेंट जो है, मिसाल के तौर पे जो मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन केस 2009 या ये NRO केस जिसमें 14 या 15 बैठे हुए थे, या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाला केस जिसमें 13 जज बैठे हुए थे, या उनमें से दिए गए प्रिंसिपल्स
उनको रिवर्स कर दे। मैं तो ये चाहता था, फ्रैंकली मैंने इसको बड़ा टेकअप किया। मैं अपनी पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ भाई, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, एक सिर्फ बताता हूँ कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये डिस्कस हो ऑन अ मच वाइडर एरिया। ये बिल्कुल आपने कहा था, कहा कि इसको कम से कम भी 6 महीने डिबेट होनी चाहिए, फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, फॉर 6 months और 9 months और अ ईयर इसको डिबेट करो, फिर जब ये पुख्ता साफ शाइनिंग निकले उसको इंस्टॉल करो। तो एजाज साहब, इन शॉर्ट यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो एक तासुर मिल रहा था, जो वुकला कन्वेंशंस का इनकाद हुआ ओवर दिस एंटायर पीरियड, ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, इस पूरी एक्सरसाइज को जब हमने अमल में आता हुआ देखा, उस दौरान जो कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेलिएंट फीचर्स है उस पर एक बहुत बड़ा वार करने जा रही है मौजूदा हुकूमत, मौजूदा पार्लियामेंट। सो ये आप इसको एक वार नहीं कंसिडर करते? आप नहीं समझते कि किसी भी तरह से मौजूदा पार्लियामेंट ने जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ऑल्टर करने की कोशिश की, यानी कि जिसमें डेमोक्रेसी आ जाती है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आ जाती है, जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, सो उसको किसी ना किसी तरह से बिल्कुल भी छेड़ने की कोशिश नहीं इसको समझा जाएगा? मैं समझता हूँ कि एक्चुअली जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था ना, और जो कि सर्कुलेट ही नहीं किया गया था, एंड अगेंस्ट द चेस्ट ऑफ 2 or 3 पीपल था, लेकिन वो ड्राफ्ट ऐसा था जो कि ना लॉ मिनिस्टर के पास था ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास था, और वो लीक कर दिया गया था। वो ड्राफ्ट जिसने भी लिखा बनाया था, जिन शाहकारों ने, उसको बड़ा बहुत बिल्कुल ही तकरीबन डाइल्यूट कर दिया गया। और ये काम इसकी क्रेडिट मैं देता हूँ टू मौलाना फजल रहमान, और जिन्होंने वहाँ पीटीआई और वो सो कॉल्ड बानी चेयरमैन तहरीक इस्तिकलाल का नाम भी लिया, और उसको मतलब एक इवन प्लेइंग ग्राउंड होनी चाहिए ना यार। हमारे साथ बहुत एजाज साहब मैन ऑफ द मैच मौलाना साहब को ही समझते हैं? हाँ, मैन ऑफ द मैच मैं समझता हूँ वो है, पर अब इस पे जितना अमल दरामद ऑनेस्टली होगा, मिसाल के तौर पे अगर प्रेसिडेंट मंसूर अली शाह को ही बना देते हैं चीफ जस्टिस, तो वो मैन ऑफ द मैच शायद प्रेसिडेंट हो जाए। बट एजाज साहब, आज तो जैसे मंसूर अली शाह साहब के ही हवाले से उन्होंने तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस के दौरान उन्होंने कहा कि शायद हमें अभी कुछ वक्त लगेगा ये समझने में कि कौन से केसेस आईनी बेंच में जाने और कौन से रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के सामने आने हैं। सो आपको लगता है लीगल एनोमली जो है वो इस हवाले से अब खड़ी होने जा रही है? बहुत सारी पर बहुत सी अवॉइड कर ली गई हैं इस वक्त। फिल वक्त एक सुपर कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ना खड़ा करके अगर 2 अदालतों में बंटवारा होता, सुप्रीम कोर्ट और सुपर सुप्रीम कोर्ट में बंटवारा होता कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इधर भेजो उधर भेजो, तो ये हमारे दफ्तरी जो होते हैं क्लार्क्स वगैरह, इनमें भी झगड़े होने थे। नहीं, ये मेरे साहब ने केस सुनना होगा, जी मेरे साहब ने केस सुनना है। लिटिगेंट्स में होता कि ये मैं सुप्रीम कोर्ट सुने, वो दूसरा कोर्ट। और बंटवारे में जिस तरह 47 का बंटवारा हुआ था, उस तरह की कागजात गायब होते, बीच में से निकाले जाती, फाइलें ढूंढते फिरते चोरी हो गई होती। ये शुक्र है वो नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट को बरकरार रखा गया। एंड मौलाना साहब इन अ वे इज राइट व्हेन ही सेज काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया। एजाज फाइनल कमेंट्स में ब्रीफली चाहूंगी आपसे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो 8 मेजॉरिटी जजेस का जो फैसला आया था 12 जुलाई को सुप्रीम जो रिजर्व सीट्स से मुतालिक, उन्होंने दूसरी वजाहत भी गुज़िश्ता हफ्ते जारी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और ये आखिरी वजाहत है जो जारी की गई है। इसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है अगर इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो मेरा ख्याल है एक दिन जेल में जाना ही जाना है। मुझे उससे कोई और उसके लिए कोई तवक्को नज़र नहीं आती। जो कुछ उसने किया है, 90 दिन गुजर गए हैं और पंजाब और खैबर की पख्तूनख्वा की बैठी नहीं है गवर्नमेंट। He was under Article 118
and 122 solely responsible for that. He should have said कि जी खत्म हो गई हैं ये हुकूमतें। बट एजाज साहब, आपने आपके election ख्याल में नहीं फिर कराए सुप्रीम इस कोर्ट दौरान। इतनी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं कंटेम्प्ट के हवाले से? अलीना, शेर को अपनी ताकत का इल्म नहीं होता। शेर आपको प्यार से पंजा यूं मारता है और आपका जबड़ा सारा ले जाता है। इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपनी ताकत का इल्म नहीं है, या अगर ताकत दिखाना चाहते हैं तो पार्टीजन हो जाते हैं। जिस तरह इतनी ताकतवर, जितना ताकतवर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ऑन हिज रीइंस्टेटमेंट ऑन द 20th of July 2007 था, उतना पावरफुल कोई चीफ जस्टिस आया ही नहीं होगा। उसके बाद जब रीइंस्टेट हुआ है 22 मार्च 2009 में, from that point of view, he had 5 years yet to serve, and I told him, there will be no more powerful चीफ जस्टिस देन यू। कोई किसी को 5 साल नहीं मिलेंगे। फिर उसने फौज को, उसने सारी गवर्नमेंट को, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट बैठी हुई को उन्होंने ही स्टेप्ड ओवर देम एंड केम इन। बट वो पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा यू हैव टू बी मैग्नानिमस, नाउ इज द चांस, बस ओनली इंसाफ करो और नरमी और रहम दिली से इंसाफ करो। इंसाफ पर रहम दिली और नरम दिली से करो। राइट, बट एजाज साहब, आपने जिस तरह से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पावर का एहसास नहीं है, अभी भी आप समझते हैं कि कोर्ट्स जुडिशली रिव्यू कर सकती हैं कोई भी आईनी तरमीम जो कि पार्लियामेंट से पास की गई हो और स्ट्राइक डाउन भी कर सकती हैं उन्हीं इख्तियारात के तहत? मैंने आपको कहा था ये मामला चलता रहेगा। ये वो चिकन एंड एग वाला सिचुएशन है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाता मैं हूँ, पर उसकी तशरीह कौन करता है? वो जुडिशल पावर में मुज़मिर है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट्स हैं कि देयर इज अ जुडिशल पावर। आसमा जिलानी का केस मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि आइन में लिखा था कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस लॉ और इन एनी कोर्ट और इन दी एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी, दिस विल नॉट हैपन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फैसला करना हमारा काम है। फिर भी आप हमारी जुरिस्डिक्शन ले रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट हैव दिस पावर, बट वेदर दैट नॉट विद स्टैंडिंग दिस वो आपको ये पावर दे सकता है कि आप हमारी जुरिस्डिक्शन ले लें। ये हमारा काम है फैसला करना। राइट, तो ये रहेगा। इसकी कोई मतलब है ज़्यादा मैं अहमियत नहीं समझता हूँ। ये दोनों तरह अतराफ जजेस जजमेंट लिखते हैं तो वो पार्लियामेंट को सब कुछ दबोच देते हैं। ख्वाजा आसिफ तकरीर करता है तो वो जजेस को, जुडिशरी को जो रगेरता है जिसकी इंतहा नहीं। और गुज़िश्ता रोज़ ये चलता रहेगा। जस्ट गेट यूज्ड टू इट। थैंक यू सो मच एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। माहिर आईन एजाज एहसन साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो वो तमाम प्रोविजन थी कि जिस पर वाकई में एतराज़ था पार्लियामेंटेरियंस को, दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं को, वो प्रोविजंस जो है वो निकाल दी गई हैं। और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिस तरह से तासुर दिया जा रहा है कि वो अंडरमाइन हो गई हैं। सो लेट्स सी आने वाला वक्त किस तरह से अनफोल्ड होता है। एंड क्या जो एक तरफ वकला अभी भी आज भी हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर नज़र आ रहा था कि जहाँ पर सड़कों पर निकलने की कॉल भी दी जा रही है और एक बैकलैश है, किस तरह से अनफोल्ड होती है आगे की सिचुएशन, ये वक्त बताएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक।